नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक और जो मैं आपके साथ में बात करना चाहता था वो आपकी बुक के बारे में है, जो सऊदी अरेबिया के बारे में किताब आपने लिखी। अम, हमारे रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वाले रहे हैं ओवर द इयर्स, बट इन द रीसेंट टाइम्स एमबीएस जब से आया तब से तो एटलीस्ट बहुत ही स्मूथ एंड स्टेबल रिलेशंस रहे। एंड इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया आरएनडब्ल्यू ने। इसका बैकग्राउंड बता सकते हो कि क्या था? बैकग्राउंड देखो, हमारे लिए सऊदी अरेबिया प्रॉब्लमेटिक सिर्फ इसलिए था बिकॉज बहुत लंबे समय तक सऊदी अरेबिया में जितने भी मतलब रेजिम के अंदर जो कोर प्लेयर्स थे वो ज़्यादातर एजेड लोग थे, पहली बात तो। और वो एजेड लोगों का एक हिस्टोरिकल लेवल पर पाकिस्तान के फेवर में रवैया हमेशा से रहा है। और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि सऊदी अरेबिया बीइंग दी फाउंटन हेड ऑफ सुन्नी इस्लाम, उसने उसको यूज़ करके जो है बेसिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है इंडिया को एट ग्लोबल जंक्चर, रीजनल जंक्चर, एवरीवेयर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूर हुआ है कि जब से सऊदी अरेबिया का पूरा ओवरऑल कंट्रोल एक यूथ के हाथ में, एमबीएस के हाथ में गया है, तो दैट वाज द टाइम पीरियड जब इंडिया ने सोचा कि सी दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन गिव इट अ ट्राई। एंड द ट्राई दैट वी डिड इट रियली वर्कड ऑल्सो, वर्कड इन द सेंस क्योंकि हमने ये सोचा कि एमबीएस को समझना ज़रूरी है कि उसका खुद का क्या विजन है। और उसका खुद का विजन था कि एमबीएस वांट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑयल। तो वहां पर इंडिया ने कहा कि सी वी कैन बी देयर विद यू एंड इट्स अ क्विड प्रो क्यो, आप हमारे साथ काम करो, हम आपके साथ काम करेंगे। एंड इन दैट केस इट वर्कड। बट एमबीएस जब से आए हैं तब से मतलब जो मोदी जी के साथ भी उनके एक रिलेशनशिप रहा है, इट हैज़ बीन सुपर स्मूथ। बट इसके पहले जो ओआईसी में भी चीज़ें होती थी, हमेशा हमारे अगेंस्ट होते थे। पाकिस्तान बार बार भाग के वहीं पे जाता था। तो जब हमने 370 भी आर्टिकल वो लाया, रिमूव किया, इनफैक्ट एब्रोगेट किया, उस वक्त जो सऊदी अरेबिया का उस पर रिएक्शन था, उसे हमने किस तरह से कंट्रोल किया? हमने यही चीज़ का पूरा फ्रेमवर्क पहले ही बिल्ड कर लिया था कि सऊदी अरेबिया को ये समझाना कि देखो, इंडिया के कुछ इंटरनल मसले हैं, हम इंटरनल मसलों को सबसे पहली बात अपने हिसाब से हल करेंगे, तो आपको उसमें दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और एमबीएस को जब धीरे धीरे ये बात बताई भी गई कि हिस्टोरिकली भी जो आपने पाकिस्तान की एजेंडा रनिंग की है उससे आपको कोई बेनिफिट मिला नहीं, आप लॉन्ग रन में और नेगेटिव हो गए। और दूसरी बात ये है कि जब हम एमबीएस के साथ ये बात कर रहे थे, उसी पैरेलल लेवल पर हमने अपनी ऑयल बास्केट को भी इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि अफ्रीका से लेके यूएस से लेके रशिया से इतना ऑयल खरीदना शुरू कर दिया कि हमने साथ में एक फीलर ये भी इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया को कि अब आप हमारे लिए उतने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सिग्निफिकेंट नहीं हो। तो जब तक ये चीज़ें सऊदी अरेबिया के दिमाग में बैठी, उसको भी समझ आया कि मतलब ये जस्ट बिकॉज ऑफ सम पाकिस्तान का एजेंडा रनिंग, मैं इतनी बड़ी मार्केट को अगर लूज आउट करूंगा तो सबसे बड़ा लूजर मैं ही हूँ। करेक्ट। तो दैट वर्कड फॉर सऊदी अरेबिया। एंड इसको डीहाइफेनेट, मतलब जो पाकिस्तान के इनके रिलेशन थे, उसको कैसे हमने वही डीहाइफेनेट करवाया? डीहाइफेनेशन इसी तरीके से 2019 में फाइनली जाकर हुई ओके। कि जब हमने एब्रोगेट किया 370 को, उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आया, इवन दो पाकिस्तान ने जाकर उनका समर्थन मांगा था एंड दे रिफ्यूज्ड। राइट। ये मतलब जो आरएनडब्ल्यू बिहाइंड द सीन्स काम करती है, ये एग्जैक्टली किस तरह से इनके ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से रन किया जाता है इसे? जब आपको किसी कंट्री को, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, इसे अपना एक तरह से दोस्त बनाना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे एक्चुअली डू? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, बिकॉज हर कंट्री में आपका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। कई बार आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है, कई बार होता है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ ऐसे होस्टाइल एलिमेंट्स हैं जो दूसरे देश में, जिनको आपको न्यूट्रलाइज करना है। तो हर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। राइट। और वो चेंजेस होते रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में बार बार, बेस्ड अपॉन जो आपको चैलेंजेस ओवरकम करने हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से काम होता है, मतलब देयर इज नो वन सिंगल रूल ऑफ थंब कि दिस इज हाउ वी ऑपरेट इन वन कंट्री। या तो अफगानिस्तान में हमने कैसे किया ये? अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट हमेशा से ही अलग रहा है। अफगानिस्तान में इंटरेस्ट वाज नेवर इन दिस सेंस कि हमें बेसिकली जो है वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट और कुछ करना है, इन द सेंस कि हमारा ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान में ये था कि आईएसआई का जो पूरा दबदबा है अफगानिस्तान में, वो किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट हो और लिमिट हो। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप जो है अफगानिस्तान के लोगों के साथ एंगेज करो, और लोगों के साथ इस प्रकार से एंगेज करो कि पीपल देमसेल्व्स नेवर सपोर्ट दी आईएसआई। राइट। तो वही हर जगह आपका एजेंडा अलग होता है। दिस वाज व्हाट वी डिड इन अफगानिस्तान इज नॉट द ऑब्जेक्टिव इन सऊदी अरेबिया टुडे। तो सऊदी अरेबिया में हमारे को जाके वहाँ के लोगों के साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। वहाँ पे शायद हमारा जो एक
मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि उनके साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना, डायस्पोरा को वहाँ पे यूज़ करना। बिल्कुल। ओके। एंड जो आपने एक बुक में बात लिखी थी जो कू होने वाला था वहाँ पे, उसके बारे में मुझे बताइए। जो एमबीएस एंड उनके आई थिंक फादर के उस पे कू था। स्टार्टिंग में यही चीज़ हो रही थी बिकॉज जब बेसिकली एमबीएस के फादर को पावर को अक्वायर करना था, उसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया में जो चाहते थे इस चीज़ को कि वो ना हो। बिकॉज सबको ये पता था कि एमबीएस या उसके फादर जो है लॉन्ग रन में बेसिकली स्टेबिलिटी लाने के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अमेरिका उस समय एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था कि वो चाह के भी कोई इन्फ्लुएंस ऑपरेशन रन नहीं कर रहा था और कर भी नहीं पा रहा था। तो इस पॉइंट में चाइना जो है वो बड़ा, आप ये कह लीजिए कि इट हैज़ बीन अ वेरी ओपेक कंट्री टू डील विद। तो चाइना आज की डेट में इकोनॉमिक लेवल पर एंगेजमेंट मिडिल ईस्ट में कर सकता है, पर अभी उसकी परिस्थिति वो नहीं है कि वो रेजिम चेंज कर पाए वहाँ पे। तो जब यूएस का एक लिमिटिंग ऑप्शन था, चाइना के पास पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने उस चीज़ को अपने फेवर में लेते हुए ये इंश्योर किया कि इस प्रकार की जितनी इंटेलिजेंस है वो जहाँ तक पॉसिबल हो शेयर की जाए, और वही हमने किया फिर। ओके। एक और उसमें फिर आपने बात जो बाद में की थी विच वॉज बिट फनी एज वेल, जो कि एमबीएस के वो एक सीक्रेट ट्रिप के बारे में ऑफ मालदीव्स। ये क्या हो रहा था वहाँ पे? नहीं देखो, वो तो सिंपल बात है कि वो बेसिकली पावर में आने के बाद ही वांटेड टू गिव अ बिग पार्टी, और वो पार्टी के लिए जब वो बेसिकली मालदीव्स गया एक प्राइवेट आइलैंड को बुक करके, तो जाहिर सी बात है कि देखिए सऊदी अरेबिया की इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी तो जो सऊदी अरेबिया के आर्क राइवल्स हैं ईरान वगैरह जैसे, वो भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब वो चाहे ईरान हो या फिर फॉर दैट मैटर इजराइल हो या कोई भी हो, सो दे वर ऑल ऑब्जर्विंग ऑल दैट। तो जाहिर सी बात है कि एवरीबडी थॉट कि वी कैन यूज दिस एज अ लीवरेजिंग पॉइंट, कि यहाँ पर अगर हमारे को कुछ एविडेंस मिल जाए तो वी कैन यूज दैट एविडेंस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये टाइप का जो पार्टी कल्चर है ये आज की डेट में तो ग्लोबल एक फिनोमेना है। आप अगर सऊदी अरेबिया के इन पल्स पॉइंट्स को पकड़ोगे तो कल को मतलब आपके भी वो पल्स पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। राइट। तो इसी रीजन से ये सब कवर अप करके चुपचाप रखा जाए वो बेटर रहता है। पर जो आपने बात कही उसमें कि वहाँ पे मतलब दुनिया भर के मतलब चीज़ें हो रही थी, देवर गर्ल्स जो अलग अलग देशों से बुलाई गई थी, देवर रोमिंग अराउंड नेकेड, तो ये अगर स्कैंडल बाहर आ जाता, उसे कोई भी अगर एक्सपोज कर देता, ये कितना बड़ा खतरा होता। एंड आई एम आस्किंग दिस नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से, किसी भी देश के लिए, कि उनके लीडर का ऐसा कोई स्कैंडल बाहर आ जाए। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि किसी भी देश का लीडर कोई दूध का धुला होता है, कि आप अगर किसी एक को एक्सपोज करोगे तो अगला ये इंश्योर करेगा कि आपकी ये टाइप की चीज़ें वो 5 गुना लेवल पर एक्सपोज करे। ओके। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बैठी रहती है कि यार तुम हम पे कीचड़ मत फेंको, हम तुम पे कीचड़ नहीं फेंकेंगे। सो दिस इज हाउ लाइक all the politicians operate in India also for that matter, and this is how even they operate at the global level. Right. तो basically जो ईरान के पास में भी ये खबर थी ऑफ कोर्स, बट उन्होंने उसे यूज नहीं किया। रीजन वाज दिस ओनली कि अगर हमने कर लिया तो वो भी पता नहीं कुछ ना कुछ करेंगे कल को आपके लिए ऊपर भी लेके। ओके। जो ईरान से मुझे एक और चीज़ याद है कि जो ईरान सऊदी का एक वो पीस डील ब्रोकर किया था चाइना ने, डू यू थिंक उसका यूज करके चाइना और अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा सकता है मिडिल ईस्ट में? इस मोमेंट पे पॉसिबल नहीं। रीजन बीइंग कि क्योंकि वो पीस प्रोसेस कामयाब तभी होगा जब इजराइल इज अ पार्टनर टू द ईरान एंड सऊदी अरेबिया पीस प्रोसेस, एंड इजराइल टुडे इज नॉट अ कंट्री दैट इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना वुड रादर बी मोर डिपेंडेंट अपॉन इजराइल देन दी अदर वे अराउंड। तो इजराइल उतना चाइना को भाव नहीं देता है जितना बाकी लोग जो है भाव देते हैं चाइना को। तो इस केस में वो फायदेमंद तभी होगा और चाइना का फुटप्रिंट बढ़ेगा जब इजराइल ऑल्सो इस पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे और इजराइल भी जो है चाइना की एंट्री लाए। बट इजराइल विल ऑलवेज प्रेफर यूएस ओवर चाइना। राइट। बट इजराइल, आई वांट टू नो कि आपका ओपिनियन ऑफ इजराइल क्या है, बिकॉज गाजा के साथ में, गाजा में इनका जो भी वो हो रहा था, हमास के साथ में युद्ध इनका चल रहा था, एट द सेम टाइम सीरिया में जो सडनली एक्स प्रेसिडेंट की उनकी सरकार गिरती है एंड नया वहाँ पे रेजीम आ जाता है, इजराइल जाता है गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लेता है, एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे करवा देता है। व्हाट इज इजराइल मिडिल ईस्ट में, मतलब वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है? पोर्ट्रे वो यही करना चाह रहा है कि भाई इट इज अ कंट्री दैट हैज बीन लीगली क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट। आप कब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे? सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर पीपल हु आर गोइंग टू लिव देयर एंड दे हैव बीन लिविंग देयर हिस्टोरिकली। आप उनको मिलिटरीली जितना मर्जी टारगेट कर लो, उससे कुछ होने नहीं वाला है। So till the time people don't accept this, they will keep fighting. But जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है
उसके ऊपर इनफैक्ट नेतन्याहू के खुद के ऊपर करप्शन के चार्जेस है. डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स देम इन एनी ये मैनर? करप्शन के चार्ज लगाने में से क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप 400 किसी पे भी लगा लो, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है. और अगर आज की डेट में कोई भी कंट्री का लीडर अपनी कंट्री को डिफेंड करेगा तो जाहिर सी बात है, ही ऑल्सो नोज कि इस प्रकार से उसके पास चैलेंजेस आएंगे. ओके. एंड जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इस बुक में भी आपने एक और बात कही है साइबर वॉरफेयर के बारे में, जो कि सऊदी और कतार के बीच में हो रहा था. ऑफ कोर्स हमने देखा है कि इन द पास्ट चाइना भी साइबर वॉरफेयर को किस तरह से यूज़ करता है. साइबर वॉरफेयर एग्जैक्टली कंट्रीज इस वक्त यूज़ कैसे कर रही है एक दूसरे को नीचे लाने के लिए? साइबर वॉर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप उसके थ्रू नैरेटिव्स का क्रिएशन करके एक नैरेटिव वॉर करो, जिससे आप बेसिकली कंट्री की साइकी के ऊपर बेसिकली अटैक कर सकते हो. दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक मॉनेटरी, की भाई आपने साइबर स्टीलिंग करी और पैसा चोरी किया. साइबर स्टीलिंग एक पैरेलल लेवल पर पूरा टाइम चलती रहती है, बट साइबर वॉर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक नैरेटिव वॉर रन करना, और वो भी साइबर स्पेस के थ्रू. तो आज की डेट में ये नैरेटिव वॉर जो है, इसके पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं.